चालू हो गया। देखिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर। तो उसमें आपके पहला चैप्टर में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इसको करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। चार्जेस हमारे क्या हैं, किस प्रकार के होते हैं और कितने अलग अलग प्रकार से हमारे चार्जेस हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला टर्म जब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, तो सबसे बड़ी चीज ये आती है कि चार्ज आखिर है क्या, किसको हम लोग चार्ज कहेंगे। तो चार्ज को समझने से पहले कुछ कुछ टर्म हम आपको समझाना चाहते हैं। पहला टर्म आपका है फील्ड। फील्ड ये आप ग्रेविटेशन में पढ़ चुके होंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम से। ठीक, फिर दूसरा एक टर्म हम यहाँ पर यूज करेंगे आपके लिए फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कुछ टर्म्स हैं हमारे जो रिलेटेड होंगे। एक और टर्म हम आपका यहाँ पर यूज करेंगे एक्स्ट्रा, वो है आपका क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फील्ड से। फील्ड आखिर है क्या। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन में ऐसा कि अगर कोई पार्टिकल, जैसे अगर आपके पास कोई मास है, ठीक, तो फील्ड में हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि अगर कोई मास अगर कहीं पर रखा हुआ हो और उसके बगल में कोई दूसरा मास हो, तो एक मास क्या करता है, दूसरे मास पर एक फोर्स लगाता है जो कि एक सर्टेन लिमिट ऑफ रेंज तक होगा। जैसे अगर हम एक मास को यहाँ रख देते हैं और एक दूसरा मास हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, ये मान लेते हैं m1, ये मान लेते हैं m2, तो हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि ये दोनों मास एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशन में। और जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर ये r जो है हमारा इन दोनों के बीच का सेपरेशन होता है। ठीक है, ये चीज पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी में हम लोग कुछ आगे ये पढ़े थे कि हर एक प्लैनेट, जैसे हमारा एक प्लैनेट है, ये मान लेते हैं हमारा अर्थ है, तो ये जाहिर सी बात है कि प्लैनेट जो हमारा है वो कि इसके पास अगर मास है तो ये भी क्या करेगा, चारों तरफ फोर्स लगाएगा। क्योंकि मैं आपको पढ़े हैं कि अगर कोई मास होगा तो मास क्या करता है, एक मास दूसरे मास पर फोर्स लगाएगा। तो होना क्या चाहिए कि हमारे ये अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो हमारा यहाँ अर्थ है, यहाँ पर हमारा कोई दूसरा प्लैनेट है और इधर कहीं एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये अर्थ इन सभी चीजों पर फोर्स लगा रहा है तो इस एस्टेरॉइड को क्या करना चाहिए था कि ये एस्टेरॉइड जो इधर ऊपर से घूम रहा है इसको खींच करके नीचे की तरफ लेके आ जाना चाहिए था। और इस प्रकार से हमेशा हमारे प्लैनेट पर किसी न किसी तरीके के इंसिडेंट्स हो सकते थे, जैसे भूकंप आना, इवन कि कोई अगर बहुत बड़ा एस्टेरॉइड आकर के हमारे प्लैनेट से टकराता तो हमारा प्लैनेट हो सकता है कि डिस्ट्रॉय भी हो सकता था। ठीक, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। तो हम लोग वहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे ग्रेविटेशनल फील्ड का। तो फील्ड होता क्या है, तो किसी भी मास के अराउंड एक ऐसा एरिया, ग्रेविटेशनल फील्ड का जब आप बात करिएगा तो किसी भी मास के अराउंड एक ऐसा एरिया जिसमें कि कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। जैसे अगर हम इस एस्टेरॉइड को इस पोजीशन से हटा करके इधर की तरफ खिसकाते हैं, ठीक, तो मान लेते हैं कि जब यहाँ पर आया तो इस पर अर्थ किसी भी तरीके का उसको फोर्स नहीं लगाया, मतलब इसको यहाँ पर रखे तो यहीं रह गया। फिर इस एस्टेरॉइड को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए, अभी भी अर्थ उस पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगाया। फिर उसको इस बाउंड्री पर रखे, फिर भी अर्थ उसको इस पर किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगाया। अब क्या करते हैं कि जैसे हम इस एस्टेरॉइड को यहाँ से उठा करके यहाँ रखे तो हम देखते हैं कि अर्थ उसको क्या कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। ठीक, तो इससे पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक सर्टेन रीजन में, एक सर्टेन एरिया में क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक, तो जिस एरिया में वो फोर्स को अप्लाई करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे फील्ड। जैसे अगर ये हमारा प्लैनेट अर्थ है तो इसका एक सर्टेन एरिया होगा जहां पर ये फोर्स को अप्लाई कर सकता है, मतलब यहां से लेकर के हो सकता है इतना दूर तक ये फोर्स को लगाएगा। अगर कोई पार्टिकल इससे आगे चला जाता है तो हो सकता है अर्थ इस पर फोर्स ना लगाए। तो ये जो इतना दूर तक जहां तक ये फोर्स लगा रहा था, ये जो रीजन कहलाएगा, इसके चारों तरफ ये जो सराउंडिंग है, इसका जो एरिया है, यही कहलाएगा हमारा क्या, फील्ड। अब सिंस हम लोग इसमें ग्रेविटी से रिलेटेड पढ़ते थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था, जिसकी वजह से इसको बोलते थे क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड।
तो सिंस ये चीजें पहले से पढ़ी हुई है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि फील्ड तो आप समझ गए। फील्ड क्या होगा? तो एक ऐसा सराउंडिंग जिसमें कि कोई फोर्स किसी दूसरे पार्टिकल पर एक्सर्ट होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे फील्ड। अब उसी प्रकार से हमारा दूसरा टर्म था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब उनको समझने से पहले हम लोग समझते हैं चार्ज को। तो चार्ज का किसी भी तरीका का फिजिकल इंटरप्रिटेंस नहीं है और ना ही इसका मैथमेटिकल, आप किसी भी तरीके से डेरिवेशन उसको आप समझा सकते हैं। तो जनरली चार्ज को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि चार्ज आखिर हमारा है क्या? तो चार्ज किसी भी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स को राइज करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स को जन्म देता है। जैसे अगर मानते हैं कि एक हमारा चार्ज है Q, ठीक, जैसे इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि उस मटेरियल के अंदर नहीं होगा और उसी प्रॉपर्टी की वजह से वो मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल पर अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। जैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को Q से, ठीक है। अब देखिए मानते हैं कि हमारा एक मटेरियल यहाँ रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया गया है। एक दूसरे ऑब्जेक्ट को जब हम इसके पास लाए तो हम ऐसा देख सकते हैं कि हो सकता है कि इस पर ये मटेरियल किसी भी तरीके का फोर्स लगाया है, ठीक। अब अगर ये पार्टिकल ये जो फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो हम ऐसा बोलेंगे ये जो चार्ज है हमारा, इस ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हमारा जरूर कोई ना कोई चार्ज होगा, ठीक। चार्ज को सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं क्या? एक ऐसा मटेरियल जिसका प्रॉपर्टी किसी इलेक्ट्रिक फोर्स को राइज करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज, ठीक है। चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q से, कैपिटल Q से भी कर सकते हैं या फिर स्मॉल q से भी कर सकते हैं, ठीक। अब चार्ज जो हमारा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हम पहले 9th क्लास में पढ़ा चुके हैं आपको, और अगर किसी को परेशानी होगा तो फिर वापस जब क्लास रीओपन होगा तो उस समय आप इसको पूछ सकते हैं, ठीक। तो चार्जेस हमारे होंगे क्या कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। ये क्या करता है? तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट कर सकता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब चार्ज एक मेजरेबल क्वांटिटी है, सिंस की फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है, इसका एसआई यूनिट होता है कूलॉम। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से, ठीक है। उसके बाद बात ये है कि चार्ज जो हमारा होगा वो दो अलग-अलग प्रकार का हो सकता है। एक आपका हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपका हो सकता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से, सॉरी प्लस Q से, और नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस Q से, ठीक। अब जब हम चार्ज के बारे में इतना सब कुछ जान गए कि चार्ज हमारा क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, तो इसके बाद चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर कोई चार्ज है आपके पास और इसके बगल में कोई सेम चार्ज आप रख देते हैं, मतलब एक ही जैसा चार्ज अगर आप रखते हैं तो ये चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये इसको इधर धक्का देगा और ये चार्ज इसको इधर धक्का देगा। और अगर आप अपोजिट चार्जेस को एक जगह पर रखते हैं तो ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे की तरफ खींचे जाएंगे, मतलब सटा दे सकते हैं इसको, ठीक। और यही अगर आपका चार्ज नेगेटिव हो तो फिर भी एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है। अब एक टर्म है कि ये ऐसा होता क्यों है? चार्जेस को हम एक जगह रखते हैं तो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? तो अगर हम यहाँ पर कोई चार्ज रखें प्लस Q, इसके बगल में कोई और चार्ज रखें प्लस Q, और ये चार्ज अगर इससे दूर जा रहा है और ये भी चार्ज अगर दूसरे चार्ज से दूर जा रहा है, इसका मतलब है कि जरूर ये पार्टिकल इस पार्टिकल पर किसी न किसी तरीके का फोर्स लगा रहा होगा। जरूर जो ये चार्ज है आपका इस दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा होगा, तभी इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो रही है। अब अगर हम नेगेटिव चार्ज रखें और फिर से हम एक पॉजिटिव चार्ज रखें और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, तो यहाँ भी ये चीज पता चलता है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होंगे, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहे हैं। तो एक चीज तो हमको ये पता चल गया कि चार्जेस को अगर आप एक साथ रखिएगा तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, और सिंस कि ये फोर्स लगाया जाता है चार्ज की वजह से है, जो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इस फोर्स का हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जो ये फोर्स लगता है एक सर्टेन रीजन में लगता है, मतलब कि आप चार्ज के फिक्स डिस्टेंस तक ये फोर्स को लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पर रखे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, r डिस्टेंस से आप आगे जाइएगा तो ये हो सकता है कि इस पर कोई रिपल्शन काम ना करे। तो जो हमारा फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स,
वो एक सर्टेन एरिया तक ही वैलिड है, मतलब उसी एरिया में आपका फोर्स लग सकता है। तो जिस एरिया में हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है उस एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई से। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि एक हमारा चार्ज है, मान लेते हैं प्लस क्यू। ठीक, अब तो ये हम समझ गए हैं कि चार्ज अगर हमारा है तो ये क्या करेगा? चार्ज फोर्स लगाएगा। ठीक, तो इस चीज को, ये इतना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है कि चार्ज के फोर्स किस डायरेक्शंस में लग रहे हैं इसको आप पता नहीं कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं कि कैसे कोई फोर्स लग रहा है। जैसे अगर हम किसी चीज को, जैसे ये डस्टर है, अगर हम इसको पकड़ करके खींचते हैं या फिर धक्का देते हैं तो यहाँ आपको पता चलेगा कि हम इसको कैसे, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं हम चार्ज रखे हैं तो चार्ज के बारे में ये नहीं पता चलता है कि कैसे फोर्स लगा रहा है या फिर कैसे किसी चीज पर फोर्स को अप्लाई करेगा। तो इन फोर्सेज को, ये कंफर्म है कि यहाँ से फोर्स लगेंगे, तो इन फोर्सेज को हम लोग एक इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स। उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ फोर्स। अब ये लाइन ऑफ फोर्स कैसे दिए जाते हैं? तो देखिए, अगर कोई चार्ज आप रख रहे हैं, वो पॉजिटिव क्यू है, तो ये हमेशा लाइन ऑफ फोर्सेज को इमिट करता है, मतलब बाहर की तरफ ये इस तरीके से फोर्सेज को, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज को ये बाहर की तरफ इस तरीके से इमिट करेगा। ठीक है, अब ये जो इमिशन है यहाँ से निकलेगा और आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। ठीक, उसी तरीके से अगर आप किसी नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? फील्ड लाइंस को, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज को अपने ऊपर टर्मिनेट करने देते हैं, मतलब गेन करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए, अगर आप ये पॉजिटिव क्यू है, ये माइनस क्यू, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को एक जगह रखें हैं, पॉजिटिव चार्जेस से क्या होते हैं? पूरी फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं और नेगेटिव चार्जेस पर फील्ड लाइंस जाकर के टर्मिनेट होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा? ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो ये क्या करता है? यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं इस प्रकार से, जिसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस इस प्रकार से लगते हैं और ये दोनों को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, तो काम करना जो हम लोग सीखे हैं वो कुछ ये सीखे हैं कि अगर हमारे पास कोई चार्ज यहाँ पर हम रखे हैं तो ये चार्ज क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। वो फोर्स आपका बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका चार्ज कैसा हो। अगर नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ लगाएगा और पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स आपका बाहर की तरफ लगेगा। ठीक, जनरली ऐसा हम लोग देखते हैं। अब ये जो फोर्स लगता है एक फिक्स एरिया लगता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक, हम इधर एक चार्ज रखते हैं प्लस क्यू, एक प्लस क्यू हम इधर से लेकर के आ रहे हैं इस तरफ। जब तक ये चार्ज यहाँ तक था तब तक उस पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगा। जैसे ही इस एरिया के अंदर आया उस चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो गया। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो चार्ज है वो इसी बाउंड्री के अंदर में अपना फोर्स को एक्सर्ट करेगा। तो इस चार्ज के लिए जो ये बाउंड्री है, जो इसका एरिया है, ये कहलाया जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब देखिए, चार्ज जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब एक ऐसा फोर्स जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज के थ्रू लगाया जाता है या जो चार्ज के थ्रू अप्लाई किया जाता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, जैसे आप एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखते हैं, एक दूसरा, और इसका मानते हैं यहाँ तक इसका फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड करने का मतलब यहाँ तक ये फोर्स लगा सकता है। अब जैसे ही एक चार्ज को आप यहाँ लेकर के आइएगा तो ये चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से बाहर की तरफ इसको धक्का देगा। ठीक, तो धक्का देने का मतलब जरूर इस पर ये क्या कर रहा होगा? एक फोर्स लगा रहा होगा। तो जो फोर्स ये अप्लाई कर रहा है उस फोर्स को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी जब तक आप चार्ज देख चुके कि ये चार्ज हमारा दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इसके बाद है आपका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में दो प्रॉपर्टी तो हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज जो हमारा होगा वो हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब किसी सिस्टम का चार्ज शुरू में जितना था, फाइनली भी उसका चार्ज का टोटल सम उतना ही होगा। जैसे हम एक कंपाउंड लेते हैं, मान लेते हैं NaCl। ठीक है,
अब इस सिस्टम को जब हम NaCl को ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस। इस सिस्टम पर टोटल चार्ज शुरू में कितना है, 0। लास्ट में कितना हो गया, तो एक चार्ज हो गया प्लस और एक चार्ज हो गया माइनस, यानी कि एक चार्ज कहाँ है हमारे प्लस की और दूसरा चार्ज है हमारा माइनस की। जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर आपका टोटल चार्ज कितना मिल रहा है, 0। इसका मतलब है कि जो किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। इसको हम लोग दूसरे टर्म में ऐसे कर सकते हैं कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको खत्म किया जा सकता है। मतलब चार्जेस नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप इसको बना सकते हैं और ना ही इसको खत्म कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कहना ऐसा होगा कि हमारे पास सोडियम है, इसको हम Na प्लस में चेंज कर सकते हैं, यानी चार्ज हम बना दिए। ऐसा कहना हो सकता है कि हमारे पास सोडियम था, इसको हम क्या कर दिए, चार्ज बना दिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है चार्ज को बनाने का, ये कोई सही कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप सोडियम Na को Na प्लस में चेंज किए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉन को क्या किए होंगे, बाहर किए होंगे। तो यहाँ पर भी आपका चार्ज कंजर्व है। शुरू में आपका चार्ज कितना है, 0, और लास्ट में भी आपका चार्ज कितना है, तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, यानी यहाँ भी आपका टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। ठीक, तो जब भी आप किसी चार्ज को क्रिएट करिएगा, तो चार्ज को जब अगर आप पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं तो उसके साथ नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्रिएट होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज को आप क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। ठीक, यानी कि आप जानबूझ करके किसी चीज को पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को जनरेट नहीं कर सकते। जैसे हम लोग सबसे छोटा चार्ज मानते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन ये आप बना नहीं सकते हैं, ये चार्जेस पहले से ही होंगे, बस इसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम था, इसको हम क्या कर दिए, यहाँ से सोडियम से निकाल के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए, मतलब किसी दूसरे बॉडी पर जाके जुड़ेगा, और ये क्या कर दिया, हम इसमें से चार्ज को जनरेट कर दिए। ठीक, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि चार्ज को ना तो आप कभी बना सकते हैं और ना ही इसको कभी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप किसी चार्ज को क्रिएट करिएगा, तो चार्ज अगर आप क्रिएट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो भी आप चार्ज क्रिएट करिएगा उसका अपोजिट चार्ज ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। मतलब कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा कि जितना आपका चार्ज टोटल शुरू में था उतना ही आपका टोटल चार्ज लास्ट में होगा। अब तीसरा टर्म हमारा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, क्वांटाइजेशन ये जो टर्म लिया जाता है, ये टर्म लिया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स से। क्वांटम मैकेनिक्स, अब इसको समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि फिजिक्स हमारा दो भाग में बटा हुआ है। एक आपका क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है और क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? तो क्लासिकल मैकेनिक्स को सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि फिजिक्स का एक वैसा ब्रांच जिसमें कि हम बड़े-बड़े पार्टिकल्स के साथ कोई भी काम करते हैं। जैसे आप कहोगे जिसका मास काफी ज्यादा हो, जैसे कि इंसान का बॉडी, कोई ब्लॉक जिसका मास 5 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 100 ग्राम, 200 ग्राम, जिसका मास हेवियर हो, या फिर जो पार्टिकल काफी बड़ा हो, उसके साइज के उसके अकॉर्डिंग जब हम कोई काम करते हैं फिजिक्स में, वो हमारा किसके अंदर ट्रीट किया जाता है? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम का मतलब ये होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अब टर्म हमारा दो होता है, एक माइक्रोस्कोपिक, एक मैक्रोस्कोपिक। एक आपका होगा माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है जो काफी छोटा हो, मैक्रोस्कोपिक जो बड़ा हो, ठीक है। तो क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, तो इसमें हम सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को डील करते हैं जो कि काफी ज्यादा छोटे हो, साइज जिनका काफी कम हो, मास काफी कम हो, वैसे पार्टिकल्स को। जब हम कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो जो चार्ज क्रिएट होने का वजह होता है, वो चार्ज क्रिएट होने का वजह होता है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक। या तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आप चार्ज को जनरेट कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन के एडिशन से आप चार्ज को जनरेट कर सकते हैं। ये आपको 9th क्लास में बताया जा चुका है, ठीक है। सिंस वो काफी छोटा पार्टिकल है, इसलिए हम उसका ट्रीटमेंट कैसा देते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में एक और खास डिफरेंस ये है कि क्लासिकल का कोई भी रूल क्वांटम में कभी अप्लाई नहीं होता है, और ना ही कभी क्वांटम का किसी रूल को आप क्लासिकल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। दोनों फिजिक्स हमारा दोनों अलग अलग प्रकार से है, लेकिन ये कर सकते हैं आप कि क्लासिकल मैकेनिक्स की मदद से जो चीज आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं,
क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से उस चीजों को आप जस्टिफाई और एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर चाहे वो क्लासिकल पार्टिकल हो या फिर क्वांटम पार्टिकल। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करने का मतलब ये है, सबसे पहले समझिए इसमें क्वांटम ऑफ चार्ज। क्वांटम करने का मतलब सबसे छोटा, और चार्ज करने का मतलब जिससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता है। तो हम लोग जब भी किसी चीज को चार्ज करेंगे तो चार्ज कब होगा, जब या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, या फिर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। कभी भी आप आधा इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते हैं, और ना ही 1/3, 1/2 या फिर 1.3, 1.2 समथिंग ऐसे इलेक्ट्रॉन आप ऐड नहीं कर सकते। यानी कि वैसा पार्ट, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो जब भी ऐड होगा तो किस फॉर्म में होगा, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। मतलब कोई भी चार्ज को जब आप जनरेट करिएगा तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक, जैसे हम मान लेते हैं कि एक बॉडी है हमारा इस तरीके का, जिसमें टोटल n पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, और मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको कितना है e, तो इस पूरे बॉडी का चार्ज कितना हो जाएगा, तो n पार्टिकल इसमें है और एक पार्टिकल का चार्ज कितना है e, तो टोटल बॉडी का जो चार्ज अगर मान लेते हैं q, तो वो कितना हो जाएगा n into e। यही है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उससे पहले क्वांटम ऑफ चार्ज अगर कोई पूछता है तो क्या होता है कि वैसा मिनिमम वैल्यू जिसमें किसी चार्ज में चेंज हो सकता है, मतलब किसी चार्ज में चेंज करिएगा कब, जब या तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करिएगा, एक इलेक्ट्रॉन घटाइएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करिए, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करिए, तो सबसे कम वैल्यू आप कितना उसमें इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्वांटम ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो चार्ज के नंबर को कभी हम लोग फ्रैक्शन में बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। जब भी आप बढ़ाइए या घटाइएगा, हमेशा आपको इंटीग्रल मल्टीपल करने का मतलब 1, 2, 3 के ऑर्डर में ही आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक, तो किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही आपका देगा क्या, टोटल चार्ज। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, याद रखने वाली बात ये है कि ये जो आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर दोनों जगह पर प्योरली स्ट्रिक्टली वैलिड होता है। मतलब ये आपको हमेशा आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का रूल हमेशा फॉलो करें। लेकिन जब आप क्लासिकली किसी पार्टिकल को ट्रीट करिएगा, मतलब जब क्लासिकल मैकेनिक्स में आइएगा, तो वहां पर क्या होते हैं, चार्ज बॉडी बहुत बड़े होते हैं, यानी उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काफी ज्यादा होंगे और चार्जेस भी काफी ज्यादा होंगे। तो उस जगह पर हो सकता है कि आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करें। लेकिन जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आइए, माइक्रोस्कोपिक लेवल करने का मतलब जब छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास आइएगा, मतलब बहुत कम अमाउंट में जब चार्ज के बारे में आप बात करिएगा, तो उस समय आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का रूल को कंसीडर करना होगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, अगले दिन कुछ और पढ़ेंगे।